हाय, कैसे हैं? वी आर रेडी विद न्यू पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इस चैप्टर के नेचर के बारे में बात करूंगा, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो, ये चैप्टर पहले इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बोलूं तो ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है एंड केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। व्हाट आई विल डील, जो मैं पढ़ाऊंगा वो थर्मोडायनेमिक्स का पार्टिकुलर सेक्शन, हीट का नहीं। थर्मोडायनेमिक्स का सेक्शन वो आप फिजिक्स का कोई भी बुक, केमिस्ट्री का कोई भी बुक सब सॉल्व कर सकते हैं। फिजिक्स में स्पेशली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब इसके क्वेश्चंस दो जगह मिलेंगे, आइदर इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री। दोनों जगह के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंस। सेकंड इंपॉर्टेंस, ये एक टॉपिक ऐसा माना जाता है जिसमें कि क्वेश्चंस जो आते हैं वो आप सॉल्व करने में एबल हो गए। इफ यू नो क्वेश्चन, आपके जो कॉन्सेप्ट बेस्ट टॉपिक माना जाता है। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट्स नॉट लाइक कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि आपको जो देखा हुआ है वैसा ही चीजें हैं। आप नई चीजें सोच सकते हैं, कर सकते हैं। सो इट्स कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक, जिसका की एडवांटेज आपको फिजिक्स में भी मिलेगा एंड केमिस्ट्री में भी मिलेगा। सो इस टॉपिक को अच्छे से करना जरूरी है। इस टॉपिक के कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे होंगे, कुछ लेक्चर्स ऑब्वियसली क्वेश्चंस लाइव में लिए जाएंगे। उसमें मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, बट हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि आप यूट्यूब पे भी ठीक ठाक आपको नॉलेज हो जाए, अच्छे पॉइंट्स, अच्छे इंफॉर्मेशंस आपको मिले। इट्स ओके। सो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं, ठीक है, इस चीज को जरा देखते हैं। नाम से क्लियर, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब कुछ हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं। देखो, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेदर रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। वेदर रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, ये चीज देखना। रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, ये हम लोग फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन चेक करते हैं। किसमें? थर्मोडायनेमिक्स में। रेट, ये हम लोग काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। इसके लिए हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक्स रेट के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। थर्मोडायनेमिक्स जस्ट ये बताता है होगा, ये चीज होगा, ये चीज पॉसिबल है, बट कब पॉसिबल है, किस रेट में पॉसिबल है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन थर्मोडायनेमिक्स नहीं देता। थर्मोडायनेमिक्स जस्ट आपको ये चीज बताता है कि देखो, ये केमिकल रिएक्शन फिजिबल है, इसका इसमें कन्वर्जन फिजिबल है। फिजिबिलिटी बताता है, होगा या नहीं होगा, जस्ट इसके बारे में कमेंट करना आपको सिखाएगा। बाय यूजिंग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यू कैन कमेंट वेदर रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। ओके, अब यदि अगली बात है, मान लो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायमंड इंटू ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इंटू डायमंड है, यही पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत स्लो रिएक्शन है। अरे भाई, डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्जन यदि फिजिबल है तो कोई डायमंड खरीदेगा? तो डायमंड खरीदा, ग्रेफाइट बन गया, तो नहीं होना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिबिलिटी के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हाँ, यहां पे हर कोई आईआईटी बन सकता है। जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहां पे हर कोई आईआईटीएन या मेडिको बन सकता है, बट रेट इज इंपॉर्टेंट। यू हैव ओनली 2 or 3 चांसेस। आपको 2 से 3 चांस के अंदर ही करना है। 2 चांस में जेई, 3 चांस में नहीं। बोलो, आप ऐसा नहीं है कि 10 साल प्रिपरेशन किया और निकाल लें, ऐसा नहीं चलेगा। सो रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। रेट हम लोग कहां पढ़ेंगे? फिजिबिलिटी, आप में अंदर टैलेंट है नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में। रेट 2 चांस, 1 चांस या 2 चांस, कितने में क्रैक करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। इसके बाद एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, भैया फिजिबल है लेकिन पूरा का पूरा कितना अमाउंट कन्वर्जन हुआ, ये चीज हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? ये 3 चीज फिजिकल केमिस्ट्री का बेस होता है। ये 3 चीज हम 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब बोल दो तो 75% सिलेबस है। क्या? थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स एंड इक्विलिब्रियम, यही फिजिकल केमिस्ट्री है। सो इसी के बारे में हम लोग, ये हमें लगभग कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट ऑल दिस थिंग्स, कि कौन क्या मतलब होने वाला है, किस रेट से होने वाला है और कितना होने वाला है। अंडरस्टूड और नॉट? होने वाला है कि नहीं, होने वाला है या नहीं थर्मोडायनेमिक्स में, किस रेट से होने वाला है काइनेटिक्स में, कितना होने वाला है इक्विलिब्रियम में।
अंडरस्टूड? अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स? सो ये तीनों चैप्टर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ आगे बढ़े हम लोग देखेंगे भैया थर्मोडायनेमिक्स में अब हम लोग पार्टिकुलरली फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, ये तो समझा, बट इसके लिए क्या चीज जरूरी है? देखो आपको कुछ बेसिक टर्म्स है जिसका की मीनिंग एकदम से क्लियर होना चाहिए। कुछ बेसिक टर्म्स है, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक? इसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ बेसिक्स बातें आपको बता रहा हूं, पता है तो ठीक, नहीं है तो लिख लें, ठीक? पहली चीज एनर्जी, हीट एंड वर्क, इसका बेसिक डिफरेंसेस क्या है, नहीं है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एनर्जी, हीट एंड वर्क, ये तीन बेसिक चीज है जो इस पूरे चैप्टर में डील होगा, पूरा चैप्टर इसमें डील होगा, ठीक? हम लोग इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बढ़ते जाएंगे, हमारी नॉलेज बढ़ते जाएगा, लेकिन अभी बेसिक बात हमें पता होना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज क्या है एनर्जी का? देखो एनर्जी मतलब आप डिफाइन करने की कोशिश करें ना, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। मुझे नहीं आता व्हाट इज एनर्जी, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे बस इतना समझ आता है कि एनर्जी का दो फॉर्म होता है, एक जो उसके मोशन के कारण एसोसिएट करे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी का दूसरा फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें रेस्ट अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी आती है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी मेनली इट्स एसोसिएटेड विद फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स के साथ एसोसिएटेड एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, चाहे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हो या न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो उसकी एनर्जी है, ऑल अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। और अब आप सब इसी में बोल देते ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या? अरे पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के फोर्स के कारण जो एनर्जी, इट्स ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स है वहां पे, उसके कारण एसोसिएटेड है। सो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आप बोलते हो न्यूक्लियर एनर्जी, सब 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 उसमें इंक्लूडेड है, किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। सो हमें बस दो चीज पता है, एक जो उसके मोशन के कारण है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, दूसरा जो भी फील्ड फोर्स के कारण एसोसिएटेड है पोटेंशियल एनर्जी। अंडरस्टूड और नॉट? एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना एनर्जी का, ये सब कहानी करना, ये मतलब पूरा आधा अधूरा डेफिनेशन होते हैं। मतलब एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होगा तो ये लिखने के लिए ना आपसे कोई पूछेगा और ना इसका कोई सिग्निफिकेंस, ठीक है? सो हम जस्ट अभी बेसिक बात कर रहे हैं, हालांकि हम लोग देखेंगे आगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे, लेकिन एक कंप्लीट डेफिनेशन लिखने की अभी कोई कोशिश हम लोग नहीं करेंगे। हमें जस्ट अभी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है, ओके? तो एनर्जी आपको समझे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग मतलब क्लास 9-10 में पढ़ते थे, एक क्वेश्चन पढ़ते थे, जस्ट मैं उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपसे पूछ रहा हूं। लेट अस सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर लिक्विड है, H2O लिक्विड है, एंड यू हैव अनदर सिस्टम, क्या? 100 डिग्री सेंटीग्रेड का H2O गैस। मैं आपसे पूछा, माय क्वेश्चन इज दिस, समझना, माय क्वेश्चन इज दिस, which has greater kinetic energy? Which has greater kinetic energy? Which has greater kinetic energy? A. पोल देना है, पोल बेबी, पोल H2O लिक्विड। B. H2O गैस। H2O लिक्विड में होगा, H2O गैस में होगा। चलिए दोनों का टेम्परेचर सेम है, बोलना मेरे भाई, बोलना। क्या लग रहा है? ए बी, क्या मोस्ट ऑफ द जनता किसके साथ है? बी के साथ है। सी भी एक ऑप्शन होना चाहिए सेम, बट आंसर इज सेम। शॉकिंग। क्या बोल रहे हैं आप? काइनेटिक एनर्जी दोनों में सेम है? यस भैया। काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या बोला? मूवमेंट से रिलेटेड है, और मूवमेंट से ही टेम्परेचर रिलेटेड है।
मतलब यदि टेम्परेचर अलग होगा तो काइनेटिक एनर्जी अलग होगा। सो H2O लिक्विड ले लो। अरे नहीं, हमने तो पढ़ा था लिक्विड है, गैस है, लिक्विड में गैस ज्यादा तेजी से मूव करता है, गैस का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं, जस्ट इट्स रिलेटेड विद टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई है, काइनेटिक एनर्जी हाई है, टेम्परेचर लो है, काइनेटिक एनर्जी लो है। अंडरस्टूड और नॉट? बोलोगे तब ये जो हमने पढ़ा था लैटेंट हीट, ये सब क्या है? अरे बाबू, आपने लिक्विड से गैस बनाया, टेम्परेचर सेम है, आपने इसको दूर किया, मींस पोटेंशियल एनर्जी आपने बढ़ाया। जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड का H2O लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ H2O गैस, देन सम एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड। वो एनर्जी कहां जाएगा? इसको दूर करने में मतलब इसके पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीमेंट में जाएगा। यदि इसके पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीमेंट में जाएगा मतलब आप ये बोलोगे भैया दोनों की काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, वाइल पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ H2O गैस ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ H2O लिक्विड। हेंस आप कहते हो टोटल एनर्जी की बात करें तो UH2O गैस की टोटल एनर्जी ज्यादा होगी UH2O लिक्विड से। टोटल एनर्जी H2O लिक्विड की H2O गैस से ज्यादा होगी, H2O गैस की H2O लिक्विड से ज्यादा होगी। सो ये कंफ्यूजन दिमाग में ना पाए, एकदम क्लियर कट रहना है। एनर्जी का दो फॉर्म, मूवमेंट के कारण टेम्परेचर से रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी, दूसरा फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी का। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रही बात? आप बोलोगे ये तो मतलब गजब हो गया, ऐसा कैसे हो रहा है ना? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी से रिलेटेड। आप एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, एक सिंपल चीज आप देखते हो, ऑब्जर्वेशन देखते हो। ऐसे हाथ को रखो और पूरा मुंह खोलो, एयर को बाहर निकालो, एयर को बाहर निकालो, ठीक है? फिर क्या करो, जस्ट सिंपल होल, अभी एयर को बाहर निकालो, छोटा सा होल बना, अभी बाहर निकालो, डिफरेंस दिखाई देगा पूरा। आपको जो एयर दिखाई देगा ना, हॉट एयर दिखाई देगा। थोड़ा सा होल बना के जब आप एयर को बाहर निकालेंगे आपको दिखाई देगा ये कोल्ड है। रीजन सोचना, अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसी पे एसी वर्क करता है, विल डिस्कस इट इन डिटेल। क्या अभी हमें समझ में आया? क्या समझ में आया? एनर्जी जस्ट एक सिस्टम की कुछ एनर्जी है सर्टेन, जो कि काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब वर्क और हीट क्या है? हीट और वर्क ये भी तो एनर्जी है। एकदम से क्लियर कट रहना है, ध्यान देना। आपने क्या कहा था? फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का दो फॉर्म है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आप लेट अस सपोज एनर्जी को इस सिस्टम में दो सिस्टम है, यहां इसकी कुछ एनर्जी है, यहां इसकी कुछ एनर्जी है। इस सिस्टम में कुछ कंपोनेंट है, इस सिस्टम में कुछ कंपोनेंट है। आपको यहां से यहां एनर्जी को ट्रांजिट करना है, ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो ये आइदर वर्क से होगा या फिर एनर्जी से होगा, सॉरी हीट से होगा। मीन्स जब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम हम बात करते हैं तो दो चीज आती है। क्या? आइदर इट कैन बी वर्क और इट कैन बी हीट। आइदर इट कैन बी वर्क और इट कैन बी हीट। अब चलिए हीट क्या है? चलिए देखो हीट क्या है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या बोलेंगे ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जो एनर्जी का ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम हो रहा है, इसको हम लोग हीट बोलेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग,
एक सिस्टम लो, लोअर टेम्परेचर पे लो, दूसरा सिस्टम हायर टेम्परेचर पे लो, और इसके बीच जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वो जो ट्रांसफर वाला ये जो फॉर्म, ये जो एनर्जी जो यहां से यहां जा रहा है, इसको हम लोग हीट बोलेंगे। समझ में आई बात? ठीक है। अब आप हीट का एक्चुअल डेफिनेशन मतलब क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। देखना, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, इसको आप हीट बोलेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पढ़ा हीट का डेफिनेशन लिखेंगे। हीट का क्या डेफिनेशन लिखेंगे? हीट का डेफिनेशन लिखेंगे क्या? लिखेंगे if energy is transferred, if energy is transferred due to temperature difference, if energy is transferred due to temperature difference, then amount of energy transferred is called heat. या ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट। चलिए, अब हीट तो समझ आ गया भैया। वर्क क्या है? वर्क तो आप पढ़ते हो, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है। वर्क के लिए क्या डिफाइन किया गया था? फोर्स डिस्प्लेसमेंट, F.dr, इसको बोला गया था। ठीक। वर्क के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, तो डिफरेंट फोर्स के कारण वर्क हो सकता है। वर्क को जनरली हम लोग यहां पे थर्मोडायनेमिक्स में या कहीं भी दो टाइप में डिवाइड करते हैं, पीवी वर्क एंड नॉन पीवी वर्क। मैं सिंपल सा दे रहा हूं, दोनों जगह F.dr ही आ रहा है। पीवी वर्क बोलने का मतलब हमेशा होगा कि पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है। यहां एक फॉर्म यहां पे इस पे फोर्स लगा रहा होगा, अंदर के जो पार्टिकल्स हैं या बाहर के जो गैसेस पार्टिकल्स हैं ये फोर्स लगा रहे होंगे, और ये वाला मूवेबल यदि मान लो तो यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। सो हमेशा इस तरीके के कारण F.dr एपियर होगा। हम लोग बोलेंगे इसके कारण प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा। इस टाइप के वर्क को हम लोग पीवी वर्क बोलेंगे। यहां पे भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा। यू कैन विजुअलाइज इट हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। लेट अस सपोज एजम्पशन लो ये एक कंटेनर है। आप फील करो ये एक कंटेनर है, दिस वन इज द कंटेनर, और इस कंटेनर में यहां पे गैस पार्टिकल्स भरे हुए, इधर सराउंडिंग गैस पार्टिकल्स भी है। ये जब इस पे फोर्स लगाएगा, लेट अस सपोज ये पिस्टन ऊपर की ओर उठ रहा है। यदि ये पिस्टन ऊपर की ओर उठ रहा है तो यहां पे कुछ एनर्जी, ये सराउंडिंग में जो गैस पार्टिकल्स है उसको कुछ एनर्जाइज करेगा या नहीं, उस पर कुछ फोर्स लगाएगा या नहीं, फोर्स लगाएगा मतलब उसको कुछ एनर्जी मिलेगा या नहीं। सो ये भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का एक फॉर्म है। अंडरस्टूड और नॉट? नॉन पीवी लाइक इलेक्ट्रिकल वर्क, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क, नॉन पीवी। अंडरस्टूड और नॉट? सो वर्क की दो कैटेगरी। वर्क में क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ये दो चीज आपको अपियर्स होना चाहिए तब आप वर्क बोलोगे। सो हम लोगों ने दो फॉर्म देखा। देखना यहां पे ये चीज टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी नहीं आ रहा है, यहां से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, यहां इस पार्ट से इस पार्ट में जो एनर्जी का यहां ट्रांसफर हो रहा है, जो मूवमेंट के कारण हो रहा है, ये मूव किया और उसको मिला, वहां पे टेम्परेचर सेम हो सकता है, टेम्परेचर कैन बी सेम, टेम्परेचर डिफरेंट है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट? सो अभी तक आपने एनर्जी समझा, हीट समझा और वर्क समझा। कुछ सर्टेन पॉइंट्स फटाफट लिखेंगे। वर्क एंड हीट, वर्क एंड हीट, वर्क एंड हीट।
आर मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर देखना, यहां पे जो है एक सिस्टम, दूसरा सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना, ये वर्क या हीट हो। वर्क एंड हीट आर मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इनफैक्ट और बेटर वर्ड में लिखो तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। एनर्जी इन ट्रांजिट मोड, एनर्जी इन ट्रांजिट मोड इज कॉल्ड, एनर्जी इन ट्रांजिट मोड इज कॉल्ड either heat or work. Energy in transit mode is either heat or work. देखना, अब देखो ये ट्रांसमिशन वन फॉर्म से यदि हीट की बात करें, मैंने आपको वर्क का तो बताया, हीट में ये 3 मोड होता है, क्या? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सब आपको फिजिक्स का पार्ट हो जाएगा। मोड ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फिजिक्स का पार्ट, हीट कैसे ट्रांसफर हो रहा है ये फिजिक्स का पार्ट हो जाएगा। मुझे, मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं, सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है, सनलाइट से एनर्जी आ रही है, बताओ वो क्या है? हीट है या कुछ और है? सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है, जो सनलाइट से हमारे तक एनर्जी पहुंच रहा है, व्हाट इज दिस? चलिए बोल देंगे, हीट। यदि हीट है तो यस दो, नहीं है तो नो दो। फटाफट सोचो, थोड़ा दिमाग चलाओ। चलिए, हो गया? अरे भैया आप तो बोलोगे सिंपल है ना, कैसे कैसे? इट्स वेरी सिंपल यार। वहां पे ये रेडिएशन वाला हीट है, हीट ट्रांसफर्ड, रेडिएशन, रेडिएशन से हीट ट्रांसफर होता है, पक्का ना? हाई टेम्परेचर है उधर, लोअर टेम्परेचर है, रेडिएट करता है। अंडरस्टूड? क्लियर है? सो सनलाइट, जो सन से जो एनर्जी आ रही है, इट इज हीट। अब एनर्जी, हीट एंड वर्क में एक और चीज है जिसमें लोग परेशान रहते हैं, ठीक है? मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन, एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं समझते, उसको फील नहीं करते। ये चीज जरा समझिएगा। मैं यदि लिखूं डीपी, डेल्टा पी, तो आप इसको क्या बोलते हो? डेल्टा, चेंज इन प्रेशर। मैं लिखूं डेल्टा वी, आप इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन वॉल्यूम। मैं लिखूं डीपी, तो आप इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन प्रेशर। मैं इसको लिखूं डीवी, तो आप क्या लिखते हैं? चेंज इन वॉल्यूम, लिखते हैं ना? मैं यदि लिखूं डी क्यू, वैसे मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन फिर भी यदि मैं लिखूं डी क्यू, तो आप क्या समझेंगे? क्या समझेंगे जरा बोलो? चेंज इन हीट, चेंज इन हीट। बोलेंगे यार ये तो अजीब चीज है ना, चेंज इन हीट ये क्या है? इट्स यूजलेस। तो डीक्यू को चेंज इन हीट बोले बहुत पीटेंगे। डीक्यू इज नॉट चेंज इन हीट। यहां पे ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, इसको डीक्यू से लिखना है। यदि मैं लिखूं डीक्यू, तो ये लिखने का मीनिंग ये है ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। अब कुछ ऑथर्स इसके कंफ्यूजिंग होने के कारण, ये जो कंफ्यूजन जो दिमाग में स्टूडेंट के आता है, उसको डीक्यू नहीं लिखते हैं, वो लोग इसको क्यू लिखते हैं। आइदर स्मॉल क्यू लिखते हैं या क्यू लिखते हैं। स्मॉल क्यू लिखा है स्मॉल अमाउंट ऑफ इट, कैपिटल क्यू लिखा लार्ज अमाउंट ऑफ इट। अंडरस्टूड और नॉट? मैं भी इसी को फॉलो करने की कोशिश करूंगा, लेकिन लिख दिया कभी तो ऐसा समझना। यदि लिखा तो भावना को समझना। भावना क्या है? डीक्यू का ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। मैं लिखूं डी डब्ल्यू, चेंज इन वर्क, कोई मीनिंग है? Does this carry any meaning, useful meaning? No.
ये क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, इट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क ओनली। अंडरस्टूड और नॉट? ये अनदर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है, ये बिल्कुल ना रखें, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग? मैं लिख रहा हूं DQ, मतलब DQ मतलब हमेशा से होना चाहिए। DQ रिप्रेजेंट्स, लिख लीजिए, DQ रिप्रेजेंट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। यदि मैं लिख रहा हूं DW कहीं भी लिखो, मैं लिखूं, कोई और लिखे, कोई भी लिखे, तो आप DW उसकी भावना का सम्मान करिएगा। रिस्पेक्ट द फीलिंग्स, फीलिंग उनकी ये होगी via DW is small amount of work। ये तो एनर्जी है ही, एनर्जी डिफरेंस है ही, इसकी क्या लोगे? ये जो एनर्जी ट्रांसफर्ड है उसकी अमाउंट है। समझ में आ रही बात? तो एक तरह से तो ये दोनों सिस्टम की एनर्जी के बीच के डिफरेंस है ही, इसमें चेंज क्या लोगे? अजीब, मतलब मीनिंगलेस लगेगा। सो चेंज इन वर्क, कुछ फील ही नहीं आएगा, अजीब चीज लगेगा, इट्स मीनिंगलेस। अंडरस्टूड और नॉट? अरे समझ में आ गया? बोलो। सो अभी तक हम लोगों ने जस्ट हीट वर्क और एनर्जी देखा है, देखा नहीं है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग हीट वर्क एंड एनर्जी ही पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए इतनी बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी हम लोग कुछ बात कर पाएंगे, अदरवाइज अभी कुछ बात ही नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टूड और नॉट? इस पूरे चैप्टर में हम लोग सीखेंगे ये हीट वर्क एनर्जी, इसी पे पूरी चैप्टर है, पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी पे है। इस थर्मोडायनेमिक्स का 3 पार्ट हम लोग स्टडी करते हैं। इट विल बी टाइम टेकिंग, बट चैप्टर बहुत अच्छा है। टाइम टेकिंग होगा, पूरा विजुअलाइजेशन बेस्ड टॉपिक होगा, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, बहुत कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत होगी, बट ध्यान देना, टाइम लगेगा। इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का होगा, सेकेंड पार्ट हम लोग इसको थर्मोकेमिस्ट्री करेंगे, और थर्ड पार्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा, सेकेंड लॉ थर्ड लॉ वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। 3 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट होगा। इट विल बी टाइम टेकिंग, अच्छा खासा टाइम लगेगा, अच्छे से पढ़ना है इस पूरे चैप्टर को, बट आपको अच्छा मार्क्स ये देके जाएगा। चलिए, इस बेसिक थिंग्स के साथ मैं पहला पार्ट खत्म कर रहा हूं। पहले पार्ट में जस्ट इतनी चीजें ही हमने डिस्कस करा है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बेसिक डेफिनेशंस की बात करेंगे, क्या होता है सिस्टम, क्या होता है सराउंडिंग, क्या होता है ओपन सिस्टम, क्या होता है क्लोज सिस्टम, क्या होता है, इन सारी चीजों का स्टडी करेंगे। उसके बाद के नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग एक एक चीज को स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह की स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। यू हैव टू कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट।